दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर को खुशहाल और तरक्की की राह पर लाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऐसे में हाल ही में राज्यपाल द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम का ऐलान किया गया, जिसको हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मनोज कुमार द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। द्विवेदी साहब, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट राज्यपाल द्वारा, और हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो खुशहाली और तरक्की की तरफ लाया जाए। एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान जो है वो किया गया है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत, लगभग 28,400 करोड़ का। आपसे जानना चाहूँगा, क्या है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी और किस तरह से इसे लागू किया जाएगा? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, ये मैं कहूँगा कि एक नई इकोनॉमिक रिवाइवल और एक नई इकोनॉमिक दिशा देने की एक विजनरी स्कीम है। इस स्कीम के ज़रिए हम यहाँ पर एक कंप्लीट माइंडसेट में चेंज लाना चाहते हैं, एक पैराडिम शिफ्ट जिसे कहते हैं वो हम लाना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जम्मू कश्मीर में इतने सालों में यही सोचा गया है कि सरकार में कोई छोटा मोटा मुलाजमत मिल जाए, डेली वेजर तक का काम मिल जाए, वही एक ज़रिया है जिससे लाइवलीहुड लिया जा सकता है। लोगों ने कोशिश की है, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा ये रहा है कि उसको प्रेफरेंस नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर यहाँ स्ट्रॉन्ग हो, जो इकॉनमी आउटसाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसको भी अटेंशन मिलना चाहिए। और उसमें मुझे लगता है कि इंडस्ट्री, जिसकी डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों आती हैं, और हमारी जो की एरियाज़ हैं जैसे टूरिज़्म हो गया या जो हमारी नॉर्मल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारा इसमें कवर होना चाहिए। तो उस विज़न के साथ ये नई पॉलिसी आई है, जिसका अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैबिनेट में अप्रूवल दिया और इसके बाद माननीय उपराज्यपाल साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया। तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि एक जो चेंज हम देखना चाहते हैं वो चेंज इस पॉलिसी के थ्रू हमें मिलेगा। द्विवेदी साहब, इससे पहले भी कई पॉलिसीज़ का ऐलान हुआ, तो पुरानी पॉलिसीज़ और इस पॉलिसी में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। अगर आप सिर्फ आंकड़ों के ज़रिए इसको समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 2002 में हमारे पहले पॉलिसी आई और उसको इकोनॉमिक पैकेज का नाम दिया गया है। पिछले 18 सालों में टोटल जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा इससे, सब्सिडी के माध्यम से या इंसेंटिव्स के माध्यम से, वो था कोई लगभग 1120 करोड़। और ये पॉलिसी जो है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी अगले 10 साल होगी और उसके इंसेंटिव्स का फ़ायदा अगले 17 साल तक मिलेगा, इसकी रोल आउट में एक आउटले लिया गया है 28,400 करोड़ का। तो अगर उससे कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी में इंसेंटिव्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। दूसरा, इस पॉलिसी में कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जो पिछली पॉलिसीज़ में मिसिंग थी, इसीलिए मैं इसको एक मैसिव इम्प्रूवमेंट का नाम दूंगा। हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, आपने देखा कि इंडस्ट्रियल इस्टेट्स कश्मीर में रंगरेट में आए, लसीपुरा और श्रीनगर के आसपास के इलाकों में आए, लेकिन कुपवाड़ा में इंडस्ट्रियल इस्टेट्स नहीं हैं, बहुत सारी और रिमोट एरियाज़ में इंडस्ट्रियल इस्टेट्स नहीं है। जम्मू डिवीज़न में पुंछ राजौरी में इंडस्ट्रियल इस्टेट्स का वजूद नहीं है। इसी तरीके से चनाब वैली में आपको इंडस्ट्रियल इस्टेट्स नहीं मिलेंगे, या कठुआ के इंटीरियर्स में बसोली में आपको इंडस्ट्रियल इस्टेट नहीं मिलेंगे, बिलावर में नहीं मिलेंगे। तो उसको स्टडी जब किया तो हमें ये लगा कि हमें रूरल एरियाज़ को, रिमोट एरियाज़ को, फारफ्लंग एरियाज़ को इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें इनबिल्ट है इस पॉलिसी में कि ये ब्लॉक लेवल तक इंडस्ट्रियलाइजेशन को विजन रखती है। हम नहीं चाहेंगे कि सिर्फ सांबा, बड़ी ब्रह्मना और इसी एरियाज़ में ही इंडस्ट्रीज़ आएँ और यहीं पे नई नई इंडस्ट्रीज़ आके या बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएँ और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं तक लिमिटेड रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा जो इसमें चेंज है वो ये है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग पर ही ज़्यादा स्ट्रेस था। अगर किसी से पूछते थे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसका मतलब यही होता था कि कोई फैक्ट्री लगने जा रही है या किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग या इस तरीके की चीज़ें ही होंगी। लेकिन जब हमने इसमें सर्विस सेक्टर इस बार बड़े लिबरल तरीके से जोड़ा है और उसको स्पष्ट तरीके से इस पॉलिसी में हम ला रहे हैं, तो उसमें टूरिज़्म इंक्लूड हो जाएगा, आईटी जैसे सेक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे,
और बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ के जो दायरे में आते हैं वो सारे आ जाएंगे और इसके जो इंसेंटिव्स हैं उसका फ़ायदा उसमें मिलेगा। तो प्रमुख तरीके से अगर देखें तो पिछली पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में ना केवल आउटले ज़्यादा है, स्कोप इसका ज़्यादा है, इसकी रीच जो है वो इंटीरियर्स तक जाएगी, बल्कि इस पॉलिसी में मुझे लगता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो विज़न है वो आता है। मोटे तौर पर देखें द्विवेदी साहब, तो जो अभी तक इस डॉक्यूमेंट से पता लगता है वो ये है कि एक तो सरकार जो है वो इंडस्ट्रीज़ को यहाँ बढ़ावा देना चाहती है, दूसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हाहाकार मची हुई है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ जो है उनको जनरेट करने का कहीं ना कहीं एक प्राइम फोकस जो है वो गवर्नमेंट का है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर इस समय हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रफली 4.5 लाख लोग इस समय गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं अलग अलग कैपेसिटीज़ में। तो ये हम कह सकते हैं कि मेजर एम्प्लॉयमेंट यही रहा है जम्मू कश्मीर में। अब इस पॉलिसी के ज़रिए हम अगले कुछ सालों में 4.5 लाख का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्राइवेट इकॉनमी या पैरेलल इकॉनमी जिसकी जो मिसिंग थी, आज यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं मिला है, जैसे मैंने टूरिज़्म का एग्जांपल दिया। तो उसको सपोर्ट देने के लिए और ये एक एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें तरह तरह से हमने इन सारे सेक्टर्स को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उनको इंसेंटिवाइज करने की बात की है। द्विवेदी साहब, अभी तक जो समझ आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो इंडस्ट्रीज़ उद्योगों को देना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी हालत आप जानते हैं कि क्या है, वो कभी भी उभर पाए नहीं, और अगर हम ज़्यादा देखें उनके बैलेंस शीट्स जो है वो लॉसेस में होते हैं। तो क्या इस पॉलिसी हम कोई ऐसी उम्मीद रखें कि ये जो फ्रेंडली पॉलिसी है इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये कोई रेवोल्यूशन लाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, एक चीज़ तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि आज की डेट में हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो अगर कोई कहे कि मैं कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, फिर भी मैं सर्वाइव करूँगा, तो अब वो माहौल नहीं रहा। पहले प्रोटेक्शनिज्म चलता था, जैसे आपको पता है कि टोल पोस्ट भी अब हटा दिया गया। जब इंटीग्रेशन हमने कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं अगर पंजाब का कोई एंटरप्रेन्योर है या दिल्ली का एंटरप्रेन्योर है या साउथ के कोई कोयम्बतूर का एंटरप्रेन्योर है, मैं उससे घटिया प्रोडक्ट बनाऊंगा, उससे महंगा प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर भी मुझसे ही लिया जाएगा। वो अब आज वो ज़माना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स ईजी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गई है, फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, तो इसलिए कंपटीशन का ज़माना है। तो पहली चीज़ तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सर्विसेज की भी बात करें, अगर यहाँ पे हमारे को होटल में वो अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती, हमारे पास एक नेचुरल एडवांटेज है, हम एक बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है हमारे पास, लेकिन सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती, तो नेक्स्ट टाइम वो कहेगा कि मुझे शिमला जाना है या मुझे नैनीताल जाना है, कश्मीर नहीं आना है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो ये पॉलिसी उसमें डेफिनेटली मदद करेगी, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये हमें एक ऐसा माहौल देगी कि हम कॉम्पिटिटिव भी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट भी क्वालिटी का नहीं है, फिर भी हम चलेंगे, ये नहीं। सो इसलिए पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि हमें पूरे वर्ल्ड से कम्पीट करना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर ये इंसेंटिव्स हमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर लोकेशनली थोड़ा डिसएडवांटेज है, हम पोर्ट से बहुत दूर है। अगर मुझे कोई यहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है तो मेरे को वो डिसएडवांटेज है, जोग्राफिकल डिसएडवांटेज है, और गवर्नेंस के भी डिसएडवांटेज रहे हैं कि यहाँ के हालात ऐसे रहे हैं। तो उसको डेफिनेटली ये पॉलिसी के जो इंसेंटिव्स हैं वो कंपनसेट करेंगे। लेकिन फर्स्ट चीज़ यही होगी कि मैं जो चीज़ यहाँ से प्रोड्यूस करूँगा या जो सर्विस प्रोवाइड करूँगा वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की होगी। तो अब ये इंसेंटिव्स मैं अगर अवेल करता हूँ और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेस्ट ऑफ इंडिया से कहीं पीछे नहीं रहेंगे। द्विवेदी साहब, लेकिन ऐसे में आप मानेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम इस पॉलिसी की कतई क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बात करनी भी ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो है वो मद्देनज़र रखें। इससे पहले जब यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट्स थी, वो अक्सर कोशिश करती थी कि एक बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ लाएं जिसमें इंसेंटिव्स भी हों और इंडस्ट्रीज़ को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, अगर हम देखें, एक तो हम टैलेंट पे हैं, हमारे यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का इशू है,
हमारे यहाँ मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, तो क्या इस पॉलिसी में इन इश्यूज़ को लेंथ और ब्रेड्थ में जो है वो डिस्कस किया गया? यस, डिस्कस किया गया है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग फीचर है इस पॉलिसी का, क्योंकि अब आप ये देखिए कि आने वाले वक्त में लोगों को अपनी सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, उस एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, तो इंडस्ट्री लिंकेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे इसमें इंसेंटिव्स होंगे, आपको कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी या कोई एसेट आप क्रिएट करते हैं उस पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। फिर आपको इसमें कैपिटल इंटरेस्ट जो है उस पर भी सबवेंशन मिलेगा। एक जीएसटी लिंक यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिंक्ड है वो इंसेंटिव है, जो यूनिक चीज़ है, जो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। और उसके माध्यम से ये है कि आप अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, आप जीएसटी पे करेंगे तो इक्विवेलेंट अमाउंट आपको मिलेगा। पहले की स्कीम्स में रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, जो टीडीएस प्रोसेस था, लंबा प्रोसेस था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने कंप्लेन किया कि हमें ये रिफंड्स लेने में सब में बड़ी मुश्किल होती है, और इस स्कीम के फ़ायदे उठाने के लिए हमें बड़ी हर्डल्स होती हैं। तो इस स्कीम में ये भी चीज़ की गई है कि इसके जितने भी फ़ायदे हैं उनको अवेल करने के लिए एक बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम होगा, जिसमें ये रिफ़ंड और रिम्बर्समेंट का इंतज़ार ही नहीं करना है। आपको अपने आप ही एक तरीके से इंटरेस्ट लिंक हो जाएगा और आपको वो इंसेंटिव्स मिलेंगे। साथ में हम कोशिश ये भी करेंगे कि इसके सारे इंसेंटिव्स और जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो, ताकि किसी भी तरीके का जो ह्यूमन इंटरफेस है वो जितना मिनिमाइज़ हो सके वो इसमें रहेगा। जब ये चीज़ें हम करेंगे तो एक तो इंडस्ट्री के लोग, एंटरप्रेन्योर्स और सब जिनको इसकी स्कीम का फ़ायदा उठाना है, उनको डेफिनेटली ये सहूलियत रहेगी, इजी रहेगा। दूसरा, यहाँ थोड़ा वर्क कल्चर पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक नहीं होगी तब तक, अगर मान लीजिए आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन आपको ज़मीन टाइम पे नहीं मिलती है, या ज़मीन टाइम पे मिल जाती है तो आपको बिजली की परमिशंस और बाकी परमिशंस नहीं मिलती हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव रिटर्न्स नहीं देता है। और बहुत सारे लोग जो नया स्टार्ट करते हैं वो शायद इतना पेशेंस और वो नहीं रखेंगे कि वो इस जद्दोजहद में पड़े, तो ऐसे में वो भी एक डिस्करेजिंग फैक्टर होता है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो मोस्टली ऑनलाइन हो और मोस्टली सिंगल विंडो के थ्रू ऑपरेट करे, जहाँ वन स्टॉप सोल्यूशन मिले, और आप अप्लाई कीजिए, बस आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट होगा। अगर उस प्रोजेक्ट में दम है और आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट रियलिस्टिक है तो यू कैन गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। इस तरीके से है। और इसमें अब हम तो इंकरेज करेंगे कि अगर कोई अपनी प्राइवेट लैंड में भी इंडस्ट्री लाता है और वो कंडीशंस कोई वायलेट नहीं करता है, इन्वायरमेंट रिलेटेड कंडीशंस या जो होती हैं बेसिक कंडीशंस, तो उसको भी इजाज़त मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल स्टेट में ही लैंड लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो इस तरीके की फैसिलिटीज़ आने से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाएगा कि बजाय मैं एक नौकरी ढूंढने के, मैं क्यों ना खुद अपने लिए रोज़गार का भी जुगाड़ करूं और साथ में अपने साथ 10 लोगों को और रोज़गार दूं। वो कल्चर जिस दिन स्टेट में आ जाएगा, मुझे लगता है यहाँ प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों का मीनिंगफुल इंगेजमेंट होगा, और जो लोग पढ़ लिख के आए हैं वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को बेटर यूटिलाइज कर सकेंगे। द्विवेदी साहब, जैसे आपने सिंगल विंडो सिस्टम की बात की, बहुत अच्छी बात की, मेरा अगला सवाल इसी के कनेक्टेड था। लेकिन आज तक जितने भी इन्वेस्टर्स बाहर से आए वो एक अच्छा फीडबैक लेकर नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़बरदस्त कमी है। हल्की सी बूंदाबांदी होती है तो बिजली गायब हो जाती है, रोड कनेक्टिविटी एक अलग चैलेंज है। तो ऐसे में सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे हम एनओसीज की बात करें, यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेनी है, बिजली का कनेक्शन लेना है, तो उसमें इतना टाइम लगता है कि तब तक इसीलिए मैंने बात की कि एक ही रूफ में ये सारे एनओसीज मिले, टाइम बाउंड भी हो और एक ही रूफ में हो, अलग अलग ऑफिसेज में जाके अलग परस्यू करने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, इसका हमने एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना लिया है, जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन का एक अहम मुद्दा होगा। जो पहले लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, वो कल्चरल इश्यूज़ रहे हैं, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, एक्ट्स नए आ रहे हैं, कुछ एक्ट्स रिपील हो रहे हैं, तो ये भी उसका पार्ट है। हमें अपने माइंडसेट को भी, पुराने माइंडसेट को रिपील करना पड़ेगा, उसको रिफ़्रेश करके नया माइंडसेट लाना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपने कहा, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर उस टाइम फ्रेम में नहीं हुआ तो किसकी गलती है, किसने डिले किया, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। ये चीज़ जब हम सामने लाएंगे और करेंगे इम्प्लीमेंट, तब इस स्कीम की सही सक्सेस जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। द्विवेदी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और ख़ासकर आपने जो वर्क कल्चर में तब्दीली की बात की, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वर्क कल्चर की निहायत यहाँ कमी है। दूसरा द्विवेदी साहब, एक चीज़ और यहाँ पूछना चाहूँगा,
जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती है कि सरकार की तरफ से हमारे ऊपर सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस, बाइंडिंग्स और इसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह है उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय इसके जब भी आप कोई भी स्कीम लॉन्च करते हैं तो ऑन पेपर तो वो बहुत अच्छा होता है, फिगर्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो उस टाइम जो वो फ्रेंडली एटीट्यूड है गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का वो कहीं दिखता नहीं है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसीलिए इस स्कीम की जब हमने आउटलाइंस बनाई हैं तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारी पिछली स्कीम्स की सारी फाइनलाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होती थी। अब ये फंक्शन हमें गवर्नमेंट ऑफ JNK को डेलीगेट हो गया है। पहले एक लोगों को उसको फॉलोअप के लिए दिल्ली तक जाना पड़ता था, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से GST रिम्बर्समेंट का एक टीडियस प्रोसेस था। अब हमने कहा कि वो रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ ये दिखाना है आपने कितना GST पे किया है और उसकी जो हमने स्कीम में जो कैपिंग वगैरह की है उसके मुताबिक आपको वो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन जो हम लाए हैं और जो डेलीगेशन भी हमने लिया है और जो जैसे मैंने कहा कि हम एक अंडर वन रूफ विद टाइम बाउंड डिस्पोजल, जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि ये जो लोगों के मन में एप्रीहेंशंस हैं वो नहीं रहेंगी। बाकी इसमें मैंने कहा कि हमारी तरफ से ये सारी सपोर्ट सिस्टम होगा, बट जो लोग इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं, सर्विसेज में जाना चाहते हैं और स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अब कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं है। अब वो नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसलिए आपका सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी चल जाएगा, आपकी सब स्टैंडर्ड सर्विसेज भी चल जाएंगी। वहाँ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। और अब लोगों का एक्सपोजर देखते हुए लोग जो है वाइडली ट्रैवल्ड है, उनके चॉइसेस उनके पास बहुत सारी हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली पीपल विल चूज़ द बेस्ट, चाहे वो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सिंस दे विल चूज़ द बेस्ट, सो वी विल हैव टू बी द बेस्ट। तो इसमें मैं कहूँगा कि हमें इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ, गवर्नमेंट को कोलैबोरेशन का रोल, पार्टनरशिप का रोल, एक तरीके से जिसे कहते हैं कि इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जो होती थी वो रेगुलेटर का काम करती थी, अब फैसिलिटेटर का काम करेगी। सो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है ताकि स्कीम का कोई मिसयूज़ ना हो, बट प्राइमरली हम फैसिलिटेशन पे जोर देंगे। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इसके ज़रिए हम ना केवल इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, बल्कि स्कीम का जो विज़न है, अभी इस स्कीम का विज़न है जो कल माननीय उपराज्यपाल साहब ने कहा कि हम 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आई एम श्योर हम इसको एक्सीड करेंगे और हम चाहेंगे कि ये अगले 3 से 5 साल के बीच में जो इसका इम्पैक्ट है वो ग्राउंड पे दिखने लगे और उसके ज़रिए लोग खुद कहें कि हाँ ये सामने चीज़ें आई हैं, हमें अब प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की जो चाहिए थी, जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की बात कर रहे हैं। इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे ताकि उसको इंटीग्रेट किया जा सके। आपको पता ही है रेलवे लाइन कश्मीर तक पहुँचेगी और उसी के पहुँचने तक हमारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी तैयार हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जितना भी प्रोडक्शन है कुछ है वो उनके थ्रू या तो प्रॉपरली प्रोसेस होगा या प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट होगा विदाउट डिलेज। सो लोगों को अपने प्रोडक्शन की बेस्ट वैल्यू मिलेगी और बेस्ट मार्केट रीच मिलेगी। द्विवेदी साहब, पॉलिसी से हटकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे हमने वहाँ माहौल देखा तो LG साहब भी बहुत खुश थे जब उन्होंने इस पॉलिसी का ऐलान किया, आप भी वहीं पे थे। एक फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर वहाँ पे मुझे दिखा जो मैंने महसूस किया। आप गवर्नमेंट की एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे चार्जेस और मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है वो आप देखते हैं। गवर्नमेंट कितना सीरियस है यहाँ पे तरक्की, अमन लाने के लिए? जैसे हम 4G का वेट कर रहे हैं तो कल गवर्नर साहब ने एक आस वो भी दिखाई है कि शायद यहाँ पे 4G भी चलेगा, तो कितना सीरियस है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नेंस इम्प्रूव हो, ग्रास रूट पे लोग एम्पावर्ड फील करें और जो बदलाव की उम्मीद लोग रखते थे वो एक्चुअली आंखों से देख सकें, महसूस कर सकें, इसी मकसद से सारा काम हो रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डीप रूटेड है, उनको बदलने में वक्त लगेगा। आपने देखा अभी हाल में ही जो ग्रास रूट्स पे इलेक्शंस हुए हैं और उसको 3 टायर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है कम्प्लीटली। DDC के भी इलेक्शंस हुए, चेयरमैन के इलेक्शंस होंगे। ये सारी एक कोशिश है कि लोग एम्पावर्ड फील करें और जो लोगों का कहना था कि हमें बहुत सारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं
सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ऐसी स्कीम्स हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, वो एक्चुअली में मिले। तो ये गुड गवर्नेंस के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है। केंद्र सरकार से लेके यहाँ की गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा, अब वो ज़माना नहीं रहा कि सरकार देती है और लोग पाते हैं। इसमें अब कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है, लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। लोगों के अंदर जो पहले माइंडसेट था कि हम शॉर्टकट मारेंगे, हम किसी तरीके से इधर उधर पॉलिटिकल इदारों में जाके अपना काम निकलवा लेंगे, सिस्टम्स नहीं बनने देंगे। अगर किसी की सिफारिश है तो वो नौकरी पा जाएगा, जिसकी सिफारिश नहीं है वो नौकरी नहीं पाएगा। इस तरीके का जो कल्चर था, ये कल्चर जब बदलेंगे तब आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली एक यूनिफॉर्म, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी मकसद से सब लोग काम कर रहे हैं। लीडरशिप पे राज्यपाल साहब की है, बाकी ब्यूरोक्रेसी उनके साथ काम कर रही है। हम लोगों की कोशिश यही है कि ये चीज़ें सिर्फ फाइलों में या बातों में ना रह जाए, लोगों तक पहुँचे। जो ग्रीवेंस का रिड्रेसल का सिस्टम बनाया गया है, फीडबैक का सिस्टम बनाया गया है। कल एक हमने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, सतर्क नागरिक। उसका भी यही है कि आप मोबाइल पे बैठे बैठे आपको नहीं अच्छा लगा, आपको लगा इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, आप एक जागरूक नागरिक की तरह, अवेयर सिटीज़न की तरह आप मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, वहीं से अपनी शिकायत डाल दीजिए। उसकी वेरिफिकेशन होगी, उस पर काम होगा, और हम लोग यहाँ बैठ के डैशबोर्ड के ज़रिए उसको मॉनिटर भी करेंगे ना। इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी जो हम इनबिल्ट कर रहे हैं सिस्टम, हम एक्चुअली गवर्नमेंट सेंट्रिक सिस्टम से अब सिटीज़न सेंट्रिक सिस्टम पे जा रहे हैं। पहले गवर्नमेंट हर चीज़ का सेंटर थी, आपको कुछ चाहिए गवर्नमेंट के पास आइए। अब इसको हम सिटीज़न सेंट्रिक बना रहे हैं कि सिटीज़न इज़ सुप्रीम, उसकी जो सर्विसेज उसको मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए, और वो कैसे मिलें इसी पे सारी गवर्नेंस जो है काम कर रही है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें वक्त लेती हैं, पर उम्मीद है कि जिस दिशा में चल पड़ा है, मे भी पेशेंस रखना पड़ेगा 5 साल का या 1 डिकेड का, लेकिन 1 डिकेड सफिशिएंट टाइम होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि शायद ये बदलाव जो हम देखना चाहते हैं वो हम ग्राउंड पे देख सकें। द्विवेदी साहब, मेरा आखिरी सवाल, इस अनाउंसमेंट से बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या जो उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आस जागी हुई है और उन्हें कहीं ना कहीं एक नया सवेरा फिर से दिख रहा है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि देखिए, हम एक इकोनॉमिक एरा में प्रवेश कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो डायनेमिक्स चेंज हो रही है, इसका मतलब फ्यूचर लाइज विद इंडिया। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तरीके से है कि 60% यंग पॉपुलेशन है। अगर वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को और अपने जज्बे को अच्छे से इस्तेमाल करें, तो वो हर एक इंडिविजुअल अपने तरीके से इस देश के निर्माण में मदद कर सकता है। तो इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रही है इस नए फ्यूचर में, इसमें यूथ को मेरे ख्याल से इस विजन के साथ जुड़ना चाहिए और सामने आना चाहिए। आपके अंदर अगर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। अगर आपके अंदर सोशल सर्विस की स्पिरिट है तो आपको सोशल सर्विस के तरफ जाना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है तो आप कॉम्पिटिशन्स में जाइए। इस तरीके से आप देखिए, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसमें कुछ करने की कोशिश कीजिए। और इन सब पहलुओं में हमारा यहाँ मकसद यही रहेगा कि गवर्नेंस के ज़रिए हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ उस यूथ को, जिसको हमने मिशन यूथ का भी नाम दिया है, उसको ऑप्शंस मिलेंगे कि हाँ, मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है, मैं जाना चाहता हूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं चूँकि इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, तो उसमें मैं कहूँगा जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नई यूनिट लगाना चाहते हैं, अगर अपने होममेड यूनिट है तो उनको फैसिलिटेट हम करेंगे PM GEP स्कीम से, JKREGP स्कीम से उनको लोन दिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर उनको लैंड चाहिए तो हम अपने स्टेट्स में लैंड देंगे उनके प्रोजेक्ट्स के मुताबिक। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वो इस बिज़नेस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाएं, इस पॉलिसी का भी फ़ायदा उठाएं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ यूथ में टैलेंट है। जो लोग IT वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, हम उनके लिए IT पार्क्स का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ आपको सिर्फ अपना लैपटॉप लेके आना है बस, और उसके बाद छोटे मोटे यूज़र चार्जेस दे के आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। इस तरीके का माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं। 1-2 साल लगेंगे, लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। और अगर हम मेहनत से लगे रहें और सही दिशा में चलते रहें तो कामयाबी दूर नहीं है। द्विवेदी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे
मनोज कुमार द्विवेदी साहब, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के, और आपने विस्तार से सुना स्कीम के बारे में। आइए बदलाव का हिस्सा बनते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी जम्मू कश्मीर के इस नए सवेरे में शामिल हों और कोशिश करें, जहां सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो आप तक पहुंचे, आप भी कोशिश करें कि आप इन स्कीम्स का जो है वो सही लाभ ले सकें। टॉपिक टुडे के आज के अंक में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, इजाज़त दीजिए, आदाब।